हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन कॉइल करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाता है। बट क्यों बनाता है वो भी समझेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बॉन्ड्स जो कि नॉर्मली पॉलीसैकेराइड्स के बीच में या फिर प्रोटीन्स के बीच में या फिर न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में बनते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, जितने भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उसके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे कि प्रोटीन के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। बार बार हम पढ़ते हैं ये अलग अलग वीडियोस में, है ना। तो गाइस, इससे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि हमने काफी कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में, तो आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वो पुराने टॉपिक्स जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ वो मैं डिटेल में वापस से रिपीट नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। सो गाइस, हमने क्या पढ़ा अभी तक प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं, है ना। पॉलीमर्स किस चीज के होते हैं? अमाइनो एसिड्स के, है ना। और हमने क्या बोला था कि ये होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं और हेटेरोपॉलीमर भी हो सकते हैं। मतलब ये एक तरीके के अमाइनो एसिड से भी बन सकते हैं और एक से ज्यादा तरीके के अमाइनो एसिड से भी बन सकते हैं, क्योंकि टोटल तो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो ये स्ट्रक्चर है ही, हमें पता है प्रोटीन का क्या, कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये आप मान लीजिए ना कि बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको आप बोल लीजिए एक थ्रेड जैसा या एक स्ट्रिंग जैसा, है ना। एक लाइन, एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर। तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है इसके बाद क्या होता है कि अमाइनो एसिड ये एक लाइन बना के इसकी कॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो अगर गाइस एक चीज है कि अगर आपको मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो ऐसा होगा कुछ, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है ना। इसमें क्या है? एक कॉइलिंग, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें एक ये ऐसा हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसके दो एंड है। पहली बात तो एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल है। ये कैसे है वो देखते हैं। अब अगर आप इसका एक पार्ट स्टडी करेंगे, अगर आप अगर आप इसका एक पार्ट स्टडी करेंगे तो आप क्या देखेंगे। तो जैसे मैं ये स्ट्रक्चर का अगर आपको पार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड का चेन दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ नहीं है, ये एक ये अमाइनो एसिड की चेन है ना। ये चेन में ये जो है आपका वो एक अमाइनो एसिड हो गया, मान लीजिए, है ना। ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। ये एक तीसरा अमाइनो एसिड हो गया, और वैसे ही ये एक चौथा अमाइनो एसिड हो गया। अब हम तीसरे अमाइनो एसिड को मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। यहाँ से अमाइनो एसिड की चेन शुरू हो रही है, तो वो लेफ्ट साइड में भी बढ़ रही है और राइट साइड में भी बढ़ रही है। लेफ्ट साइड में जो बढ़ रही है वो आपको दिख रहा है, ये n-1 n-2 ऐसे बढ़कर बढ़ती रहेगी, है ना। और वैसे ही राइट साइड में बढ़ रही है n+1 n+2 और ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ठीक है। जब तक कि वो प्रोटीन का वर्किंग जितने के लिए उसको जितना अमाइनो एसिड की चेन चाहिए और जैसी चाहिए बन ना जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है? सीरीन अमाइनो एसिड है, ये सिस्टीन है, ये टायरोसिन है, ये ग्लूटामिक एसिड है, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, यहाँ दिख रहा है बेंजीन रिंग है ना। तो ये जो आपकी चेन दिख रही है ना, ये अमाइनो एसिड की, ये तो हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके ध्यान दीजिएगा कि दो टर्मिनल हैं। एक साइड में जो खत्म हो रहा है वो है सी, और दूसरे साइड में जो खत्म हो रहा है वो एन। तो इसी वजह से जो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन का, उसपे दो टर्मिनल होते हैं, दो एंड होते हैं। ठीक है। जिससे स्टार्ट हो रहा है, तो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो होता है एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। उस साइड का टर्मिनल क्या है? एन। ठीक है। उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। और जो लास्ट अमाइनो एसिड है वो होता है सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, क्योंकि वो खत्म हो रहा है कार्बन पे, है ना। तो ये तो हो गया पहला। अब क्या होता है कि जब प्रोटीन अगर आप देखेंगे ना, तो जो फुल्ली फॉर्म्ड प्रोटीन होता है
वो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे नहीं खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि एक रॉड लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उस पे खत्म हो गया। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना थ्रेड लाइक, ये क्या होता है कि फोल्ड होना शुरू होता है। पहला जो फोल्ड होता है वो होता है ऐसे एक हेलिक्स जैसा। ठीक है, उसको आप हेलिक्स बोल लीजिए, उसको आप बोल लीजिए कि एक अगर रिवॉल्विंग आपने स्टेयरकेस देखा होगा, है ना, तो वैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस हेलिक्स का एक चीज याद रखिए है कि प्रोटीन्स के केस में ये हेलिक्स राइट हैंडेड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। तो इसको आप ना, कोई भी हेलिक्स का अगर आपको देखना है कि किस एंड में कैसे हैंडेड होता है, उसके लिए आपको बस एक चीज करना होगा। राइट हैंडेड हेलिक्स मतलब आप अपने हाथ को, जो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, कुछ ऐसे कीजिए कि थंब ऊपर की तरफ अगर डायरेक्ट कर रहे हैं आप, तो आपके फिंगर्स जिस साइड में कॉइल हो रही हैं उस साइड में वैसे ही ये हेलिक्स कॉइल हो रहा है। ठीक है, आपकी फिंगर्स को ऊपर के, थंब को ऊपर के साइड में रखिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपके फिंगर्स बाकी जो चार हैं वो किस तरफ कर्ल हो रही हैं। जिस तरफ कर्ल हो रही है उसी तरफ, इसी डायरेक्शन में ये हेलिक्स भी कर्ल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया राइट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, और प्रोटीन राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो ये जो हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना रहा है ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये थ्रेड वाला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये हेलिक्स वाला हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको एक बार यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इसमें भी देख लीजिए आप। ये जो बेसिकली आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ये रहा। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मैं क्लीन कर देती हूँ सो दैट आपको और अच्छे से दिखे। ये हेलिक्स जो दिख रहा है ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये इतने कॉलिंग पे भी नहीं रुकता है। इसके बाद क्या होता है, जब ये एक बार ये लंबी सी चेन बन गई है हेलिक्स की, इसके बाद क्या होता है ना, वो दिखाती हूँ। तो ये आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी, है ना। इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा कि यही जो आपका हेलिक्स बना है वो कुछ हेलिक्स बनने के बाद ऐसे कॉयल हो जाएगा एक बॉल के जैसे। ठीक है, अगेन एक डायरेक्शन में ही कॉयल हो रहा है ना। तो अगर इसका एक ये एंड एन एंड है तो दूसरा जो एंड खत्म हो रहा है वो सी एंड होगा। ठीक है, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है यही है टर्शरी स्ट्रक्चर। बेसिकली फर्दर कॉयल होता जा रहा है। अब गाइस जब आप बॉल को किसी देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, 3D अब इमेज दिखने लगती है, 3 डायमेंशनल इमेज होती है ना। तो वैसे ही प्रोटीन का जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक 3 डायमेंशनल इमेज दिखेगी। और गाइस एक चीज याद रखिएगा कि प्रोटीन के एक्टिविटी के लिए जो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है आपकी बॉडी में, उसके लिए टर्शरी स्ट्रक्चर्स बनना बहुत जरूरी है। मतलब कि बेसिकली फंक्शनल जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं ज्यादातर केस में वो टर्शरी स्ट्रक्चर आने के बाद ही होते हैं। तो फंक्शनिंग शुरू होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी शुरू होती है टर्शरी स्ट्रक्चर्स पे। अब कुछ प्रोटीन्स में क्या होता है कि यहाँ पर भी वो खत्म नहीं होता है। कुछ प्रोटीन्स में क्या होता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर होने के बाद और ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली और ज्यादा बहुत सारे क्या होता है कि इसके अब वो सब यूनिट्स बना लेता है। टर्शरी स्ट्रक्चर्स के ऐसे सब यूनिट्स होंगे अलग अलग। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स या उसके बहुत सारे सब यूनिट्स होंगे। अब ये सब यूनिट्स मिलके क्यूब बना सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं एक। ठीक है, तो ये जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो गए ये क्या होते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसका एक एग्जाम्पल है, आपको पता होगा उस प्रोटीन के बारे में, वो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो एग्जिस्ट करता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में, उसमें 4 सब यूनिट होते हैं।
है ना। तो दो बोलते हैं अल्फा और दो बीटा सब यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? चार सब यूनिट्स होते हैं, दो अल्फा और दो बीटा सब यूनिट्स। ठीक है। तो चार ऐसे पॉलीपेप्टाइड के सब यूनिट से बनता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या हो गया? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम जस्ट देखेंगे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक थ्रेड जैसा है अमाइनो एसिड का, फिर वो हेलिकल फॉर्म में आ जाता है तो सेकेंडरी, फिर वो और जो है कॉयल होकर एक बॉल जैसा बन जाता है, एक 3D स्ट्रक्चर बनता है तो टर्शरी, और फिर ऐसे बहुत सारे सब यूनिट्स मिलके जब एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते होता है तो होता है क्वाटर्नरी। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हीमोग्लोबिन के। अब देखते हैं कि किस तरीके के बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इनके बीच में। तो अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स के बीच में, है ना, सबसे पहले प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स के केस में अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमने पहले ही सुन लिया कि पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? वैसे बनता है। तो हमने क्या बोला कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, एक प्रोटीन का, एक अमाइनो एसिड का, सॉरी, और फिर दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ आ जाता है ना। तो एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये तो ऐसा होगा ना कुछ, ठीक ये हटा देते हैं, तो ये कुछ ऐसा है ना। तो एक अमाइनो एसिड के ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन, ठीक है, अमीनो ग्रुप जो है, उसके बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, उसके बीच में ये जो बॉन्ड बनता है यही होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। होता क्या है, वाटर का एलिमिनेशन होता है, बॉन्ड का नेचर होता है डिहाइड्रेशन वाला। ठीक है। तो वाटर एलिमिनेट करके बनता है। ठीक है। अब ये तो हो गया प्रोटीन्स के केस में। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है कि मोनोमर होते हैं, किस चीज के? मोनोसैकेराइड होते हैं, है ना। ये सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक ये मोनोसैकेराइड 1 है, दूसरा मोनोसैकेराइड 2 है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये अगेन वाटर एलिमिनेशन से बनता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है। कैसे बन रहा है? दो कार्बन एटम्स, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इन दो मोनोसैकेराइड्स के दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो है उसके बीच में बन रहा है। ठीक है। तीसरा हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि जो है आपका एक शुगर का कार्बन, ठीक है, और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसका 3 कार्बन और इसका 5 कार्बन। ठीक है। एक तो ये न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड है। ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड है, एक का 3 कार्बन और दूसरे का 5 कार्बन लिंक हो रहा है। ठीक है। फिर क्या होता है, इसके अलावा क्योंकि अब 3 चीजें न्यूक्लियोटाइड में, क्या क्या है? फॉस्फेट है, ठीक है, एक शुगर है, और जो आपका नाइट्रोजनस बेस है। अब फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड्स। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली फॉस्फेट और जो आपका शुगर है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों के बीच में ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। तो दोनों साइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। तो अगर आप न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, अगर आप बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तो इसमें आप 3 चीजें देखेंगे। एक तो ये हेलिकल होता है,
और क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स होता है, दो स्ट्रैंड्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो एंटी पैरेलल होती हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही होती हैं। बैकबोन क्या होता है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड का शुगर फॉस्फेट शुगर चेन होता है ना। और नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो अलग से प्रोजेक्टेड है परपेंडिकुलर उस बैकबोन के। उसमें भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है। ए जी सी टी, चार तरीके के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जो आपका ए टी के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड से, और जी सी के साथ जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो एक ये बॉन्ड हो गए। अब उसके अलावा क्या है कि आपके जो स्ट्रैंड्स हैं, अब ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रैंड में, उसमें क्या है, ये तो आपका देखिए ए टी से जुड़ा हुआ है और जी सी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा क्या है, ये देखिए ये आपस में भी बैकबोन कैसे ही जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली आपका फॉस्फेट वाला ग्रुप है, ये आपका शुगर है ना। तो ये जो जुड़े हुए हैं ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। और हम बोलते क्या है कि एक हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है ये, और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 3.4। ठीक है। अब कई जो ये डीएनए होता है ना, इसको हम बोलते हैं बी डीएनए। ठीक है, तो अभी तो आपको बस इतना समझना है कि फॉर्मेशन क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, किस तरीके से ये बॉन्डिंग हो रही है। ये होता है बी डीएनए। अगर आप आगे बायोलॉजी पढ़े तो आप पढ़ेंगे कि डीएनए बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ एटलीस्ट डजन फॉर्म्स तो होते ही हैं, और ये डजन फॉर्म्स बेसिकली अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेमिंग कर दी जाती है। बट बी डीएनए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे कॉमन फॉर्म है। सबसे कॉमन फॉर्म क्या है, बी डीएनए वाला फॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अलग तरीके के बॉन्ड्स, अलग अलग तरीके के पॉलीमर्स में। सो गाइस आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का और ये जो बॉन्ड मैंने पढ़ाया, जो अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो पूछे ज़रूर, या तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट्स, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइज अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे जो भी मैं इस चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।